अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। इस दफ़ा तो वाकई वेलकम बैक ही हो गया है क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आपकी वीडियो अपलोड हो रही है। लेक्चर आई एम सॉरी फॉर लेट, बट फिर भी कंटिन्यू करते हैं जी। चैप्टर नंबर 6 है माहौल और कुदरती वसाइल। चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और MCQs हर चीज़ आपको करवा दी गई थी क्लियर। आज बारी है चैप्टर नंबर 6 की, जिसका नाम है माहौल और कुदरती वसाइल। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज इस चैप्टर के अंदर से आपको पास्ट पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हैं, आज तक पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से बन के आए हैं, वो सिर्फ इन क्वेश्चंस के अंदर 22 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी मैंने मार्क कर दिए हैं। अपनी अपनी बुक्स खोल लें, अपनी पेंसिल्स या मार्कर्स पकड़ लें और मेरे साथ जो है वो सारी मार्किंग करें और 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर सबको याद करके अपना चैप्टर कंप्लीट करें और इसके नंबर पक्के कर लें। आज है जी हमारा पहला टॉपिक ज़मीन का एटमॉस्फेयर, इसको हमने तैयार करना है। तो चलते हैं, पहला टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 6 का ज़मीन का एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लाइन, पहली 2.5 लाइनें, इनका क्वेश्चन है जी एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबने तैयार करना है। ये आपका वो क्वेश्चन है जो पास्ट पेपर्स के अंदर 18 से 20 दफ़ा जो है वो आया हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन आता है डिफाइन एटमॉस्फेयर और उर्दू मीडियम के लिए आता है एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है। कूड़ा हवाई या एटमॉस्फेयर गैसों का गिलाफ है जिसने ज़मीन को घेर रखा है। एटमॉस्फेयर की मोटाई तकरीबन 200 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। निशान लगा लें और उर्दू मीडियम वाले अपने बुक के ऊपर एटमॉस्फेयर के नीचे अंडरलाइन करके आगे लिख लें से क्या मुराद है और क्वेश्चन मार्क, और लगा लें क्वेश्चन नंबर 1। उनको पता चल जाए बुक खोलती कि ये क्वेश्चन हमने याद करना है और वो साथ ही याद कर लें उसको। आगे आता है दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से ही आपके इस पैराग्राफ के लास्ट पे लाइन है, एटमॉस्फेयर ज़मीन के टेम्परेचर को कायम रखता है और इसे सूरज की नुकसानदेह छुआओं से महफूज रखता है। इसका सवाल है एटमॉस्फेयर के फ़वाइद बताएं और आगे क्वेश्चन मार्क। एटमॉस्फेयर के नीचे अंडरलाइन करें, के फ़वाइद लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दें। इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है जी व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इंग्लिश मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले दोनों अपने इस पैराग्राफ के अंदर से 2 क्वेश्चन मार्क कर लें, पहली 2.5 लाइनें और आखिरी वाली 1.5 लाइन, और इन दोनों के क्वेश्चन जो है वो लिख लें। डिफाइन एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से क्या मुराद है, एटमॉस्फेयर का फ़वाइद या किरदार। उर्दू मीडियम वालों के लिए किरदार भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने किरदार या फ़वाइद इसको तैयार करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अगला पैराग्राफ है एटमॉस्फेयर की तरकीब बताएं, आगे क्वेश्चन मार्क। तीसरा सवाल, पहली 2 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के अंदर कम से कम ना ये 20 दफ़ा मैंने क्वेश्चन देखा है, तो इसको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर तकरीबन 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बना हुआ है। इसका बाकी 1% आबी बखारात और मामूली मिकदार में पाए जाने वाली गैसों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गॉन, हीलियम और ओजोन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ से यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इन 2 लाइनों का क्वेश्चन लगा लें। पहले पेज के अंदर से सिर्फ आपके ये 3 क्वेश्चन आने थे, पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। इनके आगे मैंने क्वेश्चन की नंबरिंग भी की है, आप भी मेरे साथ कर लें। आगे है MCQs, ये वाली लाइन जो है ना इसको सारी मार्क कर लें, ये आपकी MCQs की लाइन है। पहला MCQ जो पास्ट पेपर के अंदर बार बार आया है इस टॉपिक में से वो ये है, हमारी ज़मीन सियारा है वाहिद, यानी निज़ाम शमसी के अंदर जो वाहिद सियारा अकेला है ना वो सिर्फ हमारी ज़मीन है, बाकी सब नहीं है। उसके बाद आगे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का तनासुब कितना है, MCQs होता है, उसका आंसर है 0.004%। तो इनको अंडरलाइन करके निशान लगा लें और इनके ऊपर लिख लें MCQs जैसे कि मैंने लिखा है। तो पहले पेज के अंदर आपने ये मार्किंग करनी है ताकि जब भी आप बुक खोलें पढ़ने के लिए आपके आगे पता हो कि ये पास्ट पेपर के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पेज के अंदर से और MCQs। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज से आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ट्रोपोस्फियर। उसका पहला क्वेश्चन, ट्रोपोस्फियर के बारे में आप क्या जानते हैं। ये जो है आगे क्वेश्चन मार्क लगा लें। ये तय सतह ज़मीन से शुरू होकर 18 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली होती है। पहले यहाँ तक कर लें, फिर लास्ट लाइन कर लें, हवाएं, आबोहवा और मौसम भी इसी तह में वाक़या होते हैं। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन इस चैप्टर का, यहाँ से यहाँ तक, और ये निशान लगा लें। पूरा पैराग्राफ करना चाहें आपकी मर्ज़ी है, और अगर ये लाइन काट दें मेरे अकॉर्डिंग तो भी आपको पूरे नंबर ही मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू नो अबाउट ट्रोपोस्फियर, के ट्रोपोस्फियर के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक उनकी भी, और लास्ट लाइन। आगे आ जाएगा स्ट्रेटोस्फियर से क्या मुराद है। बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर के अंदर मैंने देखा है, ये सारे मैं आपको वो वाले क्वेश्चन लगवा रही हूँ जो आज तक पेपर्स में आते रहे हैं और इस साल सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं।
ठीक है, तो इनको लगाएं। ये तह स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर वाक़या है और सतह ज़मीन से 50 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचती है। पहले ये लाइन लिख के उसके बाद यहाँ से आ जाए। स्ट्रेटोस्फीयर में ख़ास गैस मौजूद होती है जिसे ओजोन कहते हैं। तो ये आपकी ओजोन की डेफिनेशन भी बन जाएगी। ओजोन क्या है, व्हाट इज़ ओजोन, और स्ट्रेटोस्फीयर, व्हाट इज़ स्ट्रेटोस्फीयर। इसका आंसर तो ये है ही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका निशान लगा लेंगे, 2 लाइनें करनी है। आगे आ जाए, दोनों इकट्ठे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। हवा की तीसरी, लेकिन मैं लिखा हुआ है हवा की तीसरी और चौथी लहर के बारे में या तह के बारे में आप क्या जानते हैं। तो तीसरी और चौथी दोनों के आपने पूरे मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर और सतह ज़मीन से 85 किलोमीटर तक बुलंद एटमॉस्फेयर की तीसरी तह को मेसोस्फीयर कहते हैं। ये सर्द तह है जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ऊपर वाली गर्म तरीन तह है, यहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट थर्ड और फोर्थ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से यहाँ तक ये सारे जो हैं दोनों पॉइंट और उनकी हेडिंग और लाइंस, आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस पेज के अंदर आया और 3 पीछे आए थे। 6 क्वेश्चन और 2 MCQs अभी तक इन 2 पेजेस के अंदर आ चुके हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे आ जाएं जी। इस पेज के अंदर से बहुत ज़्यादा पास पेपर के अंदर से क्वेश्चन आता है। उर्दू मीडियम वालों का आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किसे कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन आता है व्हाट आर CFCS एंड देयर रोल। के CFCS मतलब यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है और इनका किरदार क्या है। 2 सवाल एक ही क्वेश्चन के अंदर आए हुए हैं पास पेपर्स के अंदर। लाहौर गुजरांवाला बोर्ड में ये सवाल हर दफ़ा तकरीबन आता है, तो आपने भी तैयार करना है। फ्रिज, एयर कंडीशन, स्प्रे के डब्बों और पैकिंग फोम के कारखानों से कुछ केमिकल खारिज होते हैं जिन्हें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। इन केमिकल्स ओजोन के साथ मिलकर इसकी तह की तबाही और बारीकी का सबब बन जाते हैं। नतीजतन ज़्यादा अल्ट्रा वायलेट शुआएं ज़मीन तक पहुंच सकती हैं। इन शुआओं की वजह से कैंसर और आंखों की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। ये इनका किरदार भी है और नुकसान भी है। अगर पेपर के अंदर में इनका किरदार पूछेंगे तो आपने ये वाला बताना है, यहाँ से यहाँ तक CFCS का। अगर इनका नुकसान पूछेंगे तब भी आपने यही बताना है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंग्लिश मीडियम वालों के आएगा व्हाट आर CFSS एंड देयर रोल या डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह याद करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इस चैप्टर का। ये जो 22 क्वेश्चन है ना, सिर्फ मैंने आपको 22 क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर से दिए हैं। ये चैप्टर के अंदर से जिसने क्वेश्चन कर लिए और जो मैं MCQ साथ साथ करवा रही हूँ उसके पेपर के अंदर इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये गारंटी गौहर हेल्पिंग हैंड की टीचर की है। तो आपको अगर एतबार है, ट्रस्ट है, तो आपने मेरे साथ इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सिर्फ यही क्वेश्चन और यही आंसर आप याद करें, आपके क्लास का टेस्ट हो गया, टेस्ट सेशन का पेपर हो गया या बोर्ड का पेपर हो गया, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। सिर्फ ये तैयार किए होंगे, पूरे नंबर की गारंटी गौहर हेल्पिंग हैंड की है। आगे पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 80 के ऊपर। ठीक है, पेज नंबर 80 के ऊपर टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं। आगे लगा लें क्वेश्चन मार्क। पहला पैराग्राफ जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। इंग्लिश मीडियम वालों का भी यही, उर्दू मीडियम वालों का भी यही है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये आपका क्वेश्चन है। वैसे ये होता है, यही मैं बता देती हूँ, शीशे के बना हुआ कमरा होता है जिसमें पौधे उगाते हैं, उसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, शीशे का एक कमरा बना होगा, उसके अंदर पौधे रखे होते हैं, सूरज से उसमें शुआएं आती हैं और ग्रीन हाउस के अंदर जाती हैं। यानी शीशे से वो जो शुआएं हैं सूरज से अंदर जा रही हैं, मगर हरारत की लॉन्ग वेवलेंथ शुआएं बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि शुआएं अंदर आ सकती हैं पर बाहर नहीं जा सकती सूरज की शुआएं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब गर्मी सिर्फ बाहर से आ रही है, वापस नहीं जा रही, तो ज़ाहिरी बात है अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बहुत आसान है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ आ गई, उर्दू मीडियम वालों के भी 8वां क्वेश्चन और उसका आंसर लगा लें। आगे ये लाइनें MCQs के अंदर बहुत ज़्यादा पेपर के अंदर आती है कि ग्रीन हाउस के अंदर कौन सी गैसें होती हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो आपने 3 गैसों के नाम याद रखने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन। ठीक है, ये 3 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस के अंदर होती हैं। उसके बाद ये भी है जी, हवा में किसकी मौजूदगी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, इन 3 गैसों की मौजूदगी। MCQs का सवाल ये है, हवा में किन की मौजूदगी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। आंसर में इनमें से कोई ना कोई गैस होगी, आपने उसके ऊपर टिक कर देना है। आगे है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से कुराए अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ से यहाँ तक सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस। ये भी सवाल आ सकता है, या व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, ये भी आ सकता है।
इफेक्ट्स वाला दूसरा ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट, इसके आगे लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि पास पेपर के अंदर ना कम से कम 60 से 70 दफ़ा हर शहर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने तैयार करके जाना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के असरात, आगे क्वेश्चन मार्क क्या हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग के क्या असरात हैं। तो जवाब यही है, इसके असरात बहुत से हो सकते हैं। मसलन ये 2 पॉइंट कि ज़मीनी आबो हवा में तब्दीलियाँ आ सकती हैं, या कतबेन और पहाड़ों पर बर्फ़ के पिघलने और ज़्यादा बारिशों के सबब समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी और कई साहिली इलाके डूब जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत आसान है, सिर्फ 2 पॉइंट हैं, याद करने हैं। और क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस, आपके भी ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं पेज नंबर 80 के ऊपर, आंसर लगा लें और जो है आगे पेज पे आ जाते हैं पेज नंबर 81 के ऊपर। अब इस पेज के ऊपर पहली ही लाइन, यही आपका क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंसानी सरगर्मियों के आबोहवा, हवाओं और मौसमों पर क्या असर है, ये सवाल है। और इसका जवाब आपने यहाँ से शुरू करना है, ज़मीनी टेम्परेचर और ग्रीन हाउस गैसों की वजह से, ठीक है, मुस्तकबिल में, वजह से मैंने खुद आगे लिखा है, आपके लिए आंसर शॉर्ट किया है, मुस्तकबिल में गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, सहराओं में इजाफा हो जाएगा, बाज़ इलाकों में सैलाब आएंगे, बर्फ़ के पिघलने से समंदरों की सतह बुलंद हो जाएगी, आबोहवा में तब्दीली की वजह से बहुत सी स्पीशीज़ नापैद हो जाएंगी। सिर्फ ये लाइन लिख के आगे वजह से, और फिर यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक ये पैराग्राफ है आपका, ये क्वेश्चन है, ठीक है, हेडिंग पढ़ी क्या होगा लिख के, और ये आपका आंसर है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यही पैराग्राफ के अंदर एक ये लाइन, और यहाँ से आप करके अपना पैराग्राफ के अंदर कटिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका बनेगा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन क्लाइमेट। आगे आ जाते हैं जी, आलूदगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलूदगी से क्या मुराद है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या क्वेश्चन है, उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोल्यूशन, ठीक है, व्हाट इज़ पोल्यूशन। तो यहाँ से आपने शुरू करना है, आलूदगी से मुराद ज़मीन, हवा, पानी की खसूसियात में ऐसी नाखुशगवार तब्दीली है जिससे इंसान और दूसरे जानदारों की ज़िंदगी पर बुरे असरात मरतब हों या मुस्तकबिल में होने का अंदेशा हो। ये सवाल है, आलूदगी से क्या मुराद है, और यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। इसके बाद एग्जाम्पल लाजमी करनी है, यहाँ से आपने एग्जाम्पल कर लेनी है, वो तमाम फासिद मादे जो माहौल की आलूदगी का सबब बनते हैं पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये आपका 10वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल आएगा, पोल्यूटेंट्स किसे कहते हैं या पोल्यूटेंट्स क्या कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर पोल्यूटेंट्स। तो इसी पेज के अंदर पहले आपका पहले पैराग्राफ का क्वेश्चन था, फिर आलूदगी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ पोल्यूशन, उसके बाद व्हाट आर पोल्यूटेंट्स, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो आपको अंडरलाइन नज़र आ रही है, ये MCQs है कि कीड़े मार अद्वियात मसलन DTD, उन्होंने आपसे पूछना है कि किसी एक पोल्यूटेंट का नाम बताएं। ये पोल्यूटेंट की मिसाल भी है, जब आप पोल्यूटेंट का क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक आपने इस मिसाल की अंडरलाइन कर देना है। कीड़े मार अद्वियात मसलन TTD पोल्यूटेंट की एक किस्म है, और यही आपका MCQs भी है। आगे आ जाते हैं, आगे आपका इसी पेज के ऊपर एक और क्वेश्चन है, फ़ज़ाई आलूदगी की कोई सी 2 वजूहात और असरात बताएं। इसके आगे भी लिख लें मोस्ट इम्पोर्टेंट। अक्सर बच्चे ना पूरा चैप्टर तैयार कर लेते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और आगे जाके जब पेपर देखते हैं इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आया होता है कि फ़ज़ाई आलूदगी की कोई सी 2 वजूहात बताएं और असरात बताएं। और इंग्लिश मीडियम का क्या क्वेश्चन होगा, राइट 2 कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की 2 कॉजेज़ बताएं और 2 इफेक्ट्स बताएं। तो आपने जाना है पेज नंबर 82 के ऊपर, ठीक है, यहाँ से आपने शुरू करने हैं, पहला ये वाला कर लें, और जो है इसके अलावा आप 4 वाला कर लें। मैंने आपको ये बताया छोटे हैं याद करने में, फर्स्ट और 4, ये 2 हो गई वजूहात, ठीक है, फ़ज़ाई आलूदगी के। उसके बाद असरात में पहला असर ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा असर ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2 पॉइंट्स, ठीक है, इफ़ेक्ट्स के अंदर यानी असरात के अंदर, और ये 2 पॉइंट्स कॉजेज़ यानी वजूहात के अंदर आपका क्वेश्चन है, और इसका आंसर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर बन है जी 14, 14वां क्वेश्चन आपका बन है ये इस चैप्टर का। आगे ये वाला आप सारा जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से नहीं करना, ये वाला पेज भी सारा खाली है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। अब यहाँ से भी अगेन कोई 80 से 100 दफ़ा ही ये क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, या मॉर्निंग टाइम में आएगा या इवनिंग टाइम में आएगा, हर साल ये क्वेश्चन आता है। आलूदगी के हाथ में की तदाबीर बताएं, या आलूदगी के हाथ में की 3 तदाबीर बताएं। और इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन बनेगा, 10 मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन, या 3 मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। अच्छा, ये आपने लॉन्ग के हवाले से बहुत अच्छी तरह तैयार करना, और शॉर्ट के हवाले से भी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इस चैप्टर के लॉन्ग अगर आप नहीं भी कर रहे ना, तब भी मशवरा है कि सारे पॉइंट याद कर लें लॉन्ग के लिए, ताकि शॉर्ट में आए आप तब भी लिख लें, लॉन्ग क्वेश्चन में आए आप तब भी लिख सकें। लेकिन शॉर्ट में फ़िलहाल आपने पहले, ठीक है, सेकंड वाला और 4th वाला, ये 3 पॉइंट इसका आंसर याद करने,
छोटे पॉइंट हैं और 3 ही पूछते हैं अगर शॉर्ट में पूछें। लॉन्ग में पूछें तो यही तीनों लिख के साथ एक ये थर्ड वाला और एक ये 5 6 वाले में से एक ऐड कर दें और 5 कर लें, टोटल आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आपने अभी फ़िलहाल होमवर्क में आपने ये पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट इसका आंसर लगा लें। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन लिखते हैं लुगी के हाथ में की 3 तदाबीर बताएं, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे टेल मेजर्स टू रिड्यूस पोल्यूशन। उसके बाद आ जाएं जी पेज नंबर 86 के ऊपर, थोड़ा सा चैप्टर रह गया है। यहाँ से आपका क्वेश्चन है फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं। ठीक है, आपने यहाँ से ये शुरू करना है। ठीक है, कोयला, तेल और गैस फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं। ज़माने कदीम के पौधों और जानवरों की बाकियात होती हैं जो ज़मीन में दफन हो गई और वक्त गुजरने के साथ साथ ज़मीन की तपश और दबाव की वजह से कोयले, तेल और गैस में तब्दील हो गई। फॉसिल फ्यूल्स अंडरलाइन करें, फिर यहाँ ज़माने कदीम से लिख के यहाँ तक लिखें और मिसाल में ये लिख दें। ठीक है, पहले मिसाल नहीं लिखनी, मिसाल क्वेश्चन लिखने के बाद लिखनी है। पहले आपने फॉसिल फ्यूल ज़माना कदीम से शुरू करके यहाँ तक क्वेश्चन लिखना और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एग्जाम्पल यानी मिसाल लिख देनी है। इंग्लिश मीडियम वालों का क्वेश्चन है व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के अंदर देखा है तो मैंने आपको लगा के दिया है। अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो कभी नहीं था करवाना। पेट्रोलियम के इस्तेमालात या यूजेस बताएं, व्हाट आर यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ से गैसोलीन, डीजल, फ्रंस ऑयल, केरोसिन ऑयल सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो गाड़ियों, जहाज़ों, बिजली, कारखानों और घरों में इस्तेमाल होते हैं। इनके अलावा ये सारे भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ इंग्लिश मीडियम वालों का भी लास्ट ये 3 लाइन्स जो है आपका आंसर है पेज नंबर 86 पे इस क्वेश्चन का, व्हाट आर यूजेस ऑफ पेट्रोलियम। पूरे पास्ट पेपर्स के अंदर ना इस पेज के अंदर से सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। कोयला से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, कुदरती गैस से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, कुदरती गैस से MCQs आया, वो ये आया है कि कुदरती गैस जो है वो क्या है, इनमें से मीथेन, इथेन, प्रोपेन इसके आंसर है। तो MCQs है, इसके नीचे अंडरलाइन करें और लिख लें MCQs और टिक कर लें। आगे आ जाएं पेज नंबर 87 के ऊपर। अब आपने करना है जी मादनियात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादनियात से क्या मुराद है, सवाल है डिफाइन मिनरल्स। तो मादनियात से क्या मुराद है, और मादनियात से मुराद वो तमाम अनासिर, पहला पूरा पैराग्राफ। ठीक है, ये 3 लाइनें आपने तैयार करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक कर लें। आगे आपने अगला क्वेश्चन तैयार करना है, ऊड़ किसे कहते हैं। मादनियात चट्टानों में पाई जाती हैं, ऐसी चट्टानें जिनसे मादनियात निकाली जा सकें ऊड़ कहलाती हैं। तो ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, अगर मादनियात ही खाली आए ना तब भी पूरा लिख दें, ये 2 लाइनें और ये भी साथ। अगर सिर्फ ऊड़ आए तो बस यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, ये मैंने इकट्ठा एक क्वेश्चन बना दिया है कि मादनियात से क्या मुराद है और ऊड़ किसे कहते हैं या ऊड़ क्या है। दोनों को एक क्वेश्चन बना के याद कर लें, इजी हो जाएगा आपके लिए। और यही क्वेश्चन है डिफाइन मिनरल्स और ऊड्स, कि ऊड़ भी बताएं और मिनरल्स भी बताएं। अगर मिनरल्स आएगा तो पूरा, और अगर ऊड़ आएगा सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट लाइन। उसके बाद बहुत ज़्यादा MCQs हैं इस पैराग्राफ से। सबसे ज़्यादा पूरे चैप्टर के अंदर से जिस चैप्टर में से पैराग्राफ आया ना, जिस पैराग्राफ में से MCQs आए हैं वो ये वाला है। क्रोमाइट से क्रोमियम मिलता है, ये MCQs है। ठीक है, क्रोमाइट से क्रोमियम मिलता है, ये आंसर है। स्टील के पत्थर निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, एलॉय से। ठीक है, जो स्टील के बर्थ के अलावा दूसरी संतों में इस्तेमाल होता है। क्रोमियम निकलता है क्रोमाइट से, जो कहाँ इस्तेमाल होता है, स्टील के बर्थ के अलावा। ये MCQs के तौर पे याद करना है। जेमस्टोन से हीरे और कीमती पत्थर निकलते हैं। माइका से क्या निकलता है, ये सवाल आएगा। आंसर में आपने टिक करना है सिलिकॉन के ऊपर, कि माइका से क्या निकलता है, सिलिकॉन। ठीक है, माइका किस काम आता है, शीशा बनाने के काम आता है। तो ये MCQs है। ये पूरा सिलिकॉन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर, कंप्यूटर बनाने के लिए। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा पैराग्राफ MCQs के लिए अच्छी तरह याद कर लेना है। इसमें से जो भी MCQs आया आंसर के ऊपर टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से भी MCQs आता है रिसाइकलिंग और मुतबादलात का इस्तेमाल। ठीक है, ये आपका MCQs है कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जा सकता है। MCQs के लिए आगे लिख लें कैसे होता है या कैसे किया जाता है। क्या, कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़। इंग्लिश मीडियम वालों का नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ टू सेव नेचुरल रिसोर्सेज, और उनका MCQs का आंसर होगा बाई रिसाइकलिंग और सब्सटीट्यूशन। और उर्दू मीडियम वालों का रिसाइकलिंग और मुतबादलात का इस्तेमाल। तो इस पेज के अंदर पेज नंबर 87 के ऊपर आप लोग लिख ही लें मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQs। MCQs के हवाले से पेपर ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसमें से ही आते हैं। आगे एक आधा पेज आपका रह गया। अब आप यहाँ पे आ जाएं जी, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैंने आपका आई पैराग्राफ बना दिया है। वैसे ये पास पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन
लेकिन मुझे कहीं से पता चला है कि इस पैराग्राफ के अंदर से ना कभी कभी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिहाज से ना क्वेश्चन बन जाता है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसके तकरीबन 60% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। फसलें जैसे कपास, चावल और फल। तो आपने इतनी एक लाइन याद रखनी है। हो सकता है आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लें या क्वेश्चन में, वैसे पिछले सालों में ये नहीं आया लेकिन कहा जा रहा है कि शायद इस साल आ जाए इस चैप्टर के अंदर से। आगे आ जाएं जी, आगे ये सारे ख़त्म कर दें, इस सारे पेज को आप कट कर दें। पेज नंबर 89, इसमें से कुछ नहीं आया कभी और ना ही इस साल आने के चांसेस हैं। आगे आ जाएं पेज नंबर 90 के ऊपर। जंगली हयात की अहमियत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 पॉइंट कर लें, पहला ठीक है, और फोर्थ वाला 2 कर लें या 3 कर लें, पहला नहीं सॉरी सेकंड और फोर्थ। ये जंगली हयात की अहमियत है, ये 2 पॉइंट को इकट्ठे करके लिख दें। आपका इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, गिव इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, और उनका भी सेकंड और फोर्थ वाला पॉइंट इस क्वेश्चन का। आगे आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाजमी तौर पे क्वेश्चन है जी आपका, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इंग्लिश मीडियम वालों का, ठीक है, व्हाट आर एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और उर्दू मीडियम वालों का क्वेश्चन है ख़तरे में मुब्तला स्पीशीज़ क्या है। यहाँ से आपने शुरू करना है। पाकिस्तान में मालिया जानवरों का तकरीबन 200 परिंदों की 600 रेंगने वाले जानवर, 150 मछलियों और 700 इकसाम पाई जाती हैं। ये आपकी पूरी लाइन एमसीक्यूज़ की है। इसमें से ये पूछेंगे पाकिस्तान में मालिया जानवरों में कितने परिंदे हैं, आंसर क्या आएगा 200। कितने रेंगने वाले जानवर हैं 600। कितनी मछलियाँ 150। कितने वो हैं 700। तो ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लिख लें एमसीक्यूज़ लाइन अंडरलाइन करके। और आंसर ये था, सवाल ये ना खतरे में मुब्तला स्पीशीज़ क्या है या एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है, और आगे लगा लें क्वेश्चन मार्क। यहाँ से यहाँ तक ये आपकी लाइन इसका आंसर है, और इसकी आपने मिसालें देनी है। यहाँ से एग्जांपल ये वाली हैं, चीता, काला हिरन, जंगली गधा, घड़ियाल और गुलाबी सर वाली बतख, ठीक है, एक ये लाइन। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है 20वें सवाल का। उसके बाद यहाँ से आप आ जाएँ, आपका 21वां सवाल है वाइल्ड लाइफ पार्क्स या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स किसे कहते हैं। अक्सर टीचर्स ये भूल जाते हैं लेकिन ये पेपर्स के अंदर आता है। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है व्हाट आर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और पार्क्स। तो आपने यहाँ से बाज़ इलाके से लेके सेकंड लाइन से और ये वाले पैराग्राफ के एंड तक निशान लगा लें, और ये इसका जवाब है। उसके आगे आ जाएँ, लास्ट 3 क्वेश्चन इस चैप्टर का, आबादी किसे कहते हैं या आबादी से क्या मुराद है। 22वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन व्हाट इज़ पॉपुलेशन। तो आपने यहाँ से ये पूरी लाइन जो है, पूरा पैराग्राफ आबादी और उसकी मिसाल भी आ जाता है इसके अंदर, तो ये आपने तैयार करना है। आगे इजाफा आबादी के अंदर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। पहले ये लाइन लगा लें कि गुज़श्ता 41 बर्स में आबादी क्या हो गई है, दुगनी। ये आंसर है जिसके ऊपर टिक किया है, और ये सवाल है गुज़श्ता 41 बर्स में आबादी क्या हो गई है, दुगनी। फिर ये पूछेंगे पाकिस्तान की सालाना और शरह इजाफा आबादी कितनी है, आंसर है 2.6%। अमेरिका की शरह सालाना औसत आबादी कितनी है, 0.6%। बरतानिया और जापान की कितनी है, 0.2%। और पाकिस्तान में शरह इजाफा आबादी किसके ममालिक में सबसे ज़्यादा है, 60 ममालिक से, या 60 ममालिक में आबादी सबसे ज़्यादा किसकी है, पाकिस्तान की। तो यहाँ पे पेज नंबर 92 पे आपका होते हैं चैप्टर के 22 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास पेपर्स के लिहाज से। एंड इस पैराग्राफ को, इस चैप्टर को आप कर दें कट, और इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज के अंदर जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो इनके अंदर कवर हो जाते हैं, वो इन्हीं के अंदर से हैं जो मैंने आपको करवाए हैं। तो अगर आप वो वाले सारे 22 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, इनमें से कोई आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी इनके अंदर ही कवर हो गए हैं। तो 22 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन, और हर पैराग्राफ के अंदर से एमसीक्यूज़ भी आपको बता दी गए हैं। चैप्टर नंबर 6 जब आपने पेपर के लिए तैयार करने बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने यही तैयारी करनी है चैप्टर नंबर 6 के अंदर से, और आपके चैप्टर नंबर 6 के जितने मार्क्स होंगे वो पक्के हो जाएंगे। अब जो स्टूडेंट सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 उन्होंने मेरे साथ कंप्लीट किया है, चैप्टर नंबर 2 उन्होंने मेरे साथ कंप्लीट किया है, वो मैंने ब्रेन के पास पेपर से करवाए थे। चैप्टर नंबर 6 पे अब बच्चे कह रहे थे हमारे पास ये पास पेपर नहीं है, कोई और है या नहीं है, इसलिए मैंने खुद बैठ के टाइम निकाल के ब्रेन वाले सारे क्वेश्चन ढूंढ के आपके लिए बुक के अंदर से निशान लगवा दिए हैं, और आपने सिर्फ यही तैयार करने हैं, यही एमसीक्यूज़, यही शॉर्ट क्वेश्चन, और इसकी पेपर की गारंटी है गोहर हेल्पिंग हैंड की। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से मोटिवेशन आती है, इंसान को लगता है कि कोई स्टूडेंट लिंक है वो देख रहे हैं, फिर दिल करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, अगला चैप्टर कवर करवाने का। यहाँ पे आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की बुक की तैयारी होती है ख़त्म, ठीक है। अब जो चैप्टर रह गए हैं वो चैप्टर रह गए हैं 3, 4 और 5।
जो मैं करवाने हैं। 3, 4 और 5 के आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ना जब सारे टॉपिक याद हैं, तो उनकी एक्स्ट्रा शॉर्ट और एमसीक्यूज़ तैयार करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आपकी शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के हवाले से जिन बच्चों ने फॉलो किया सीरीज़ को, 1, 2 और 6 की तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, कमेंट के अंदर लाजमी बताइएगा। पेपर के लिए जो है वो बेस्ट चैनल है जनरल साइंस के लिए गौहर हेल्पिंग हैंड। और डेट शीट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। अभी तक रियल डेट शीट नहीं आई है, टेंटेटिव आई है, यानी कि ऐसा सिर्फ सोचा जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं है, कंफर्म नहीं है। जब डेट शीट कंफर्म आएगी सबसे पहले गौहर हेल्पिंग हैंड पे आ जाएगी। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें।